Hello students, myself Dr. M.K. Gokul, Department Mathematics, Government College अजमेर। हमें प्रथम वर्ष में पेपर 1 के तहत नंबर थ्योरी ऑफ इक्वेशंस और कुछ पार्ट हायर अलजेब्रा का पढ़ना है। उसमें से हम स्टार्ट नंबर थ्योरी के थ्रू करेंगे, यानी संख्या सिद्धांत, इसकी बात करेंगे। पर इस संख्या सिद्धांत को समझने से पहले हमें हमारे प्राचीन भारत में गणित के विभिन्न क्षेत्रों में भारत का योगदान क्या क्या है उसको समझना चाहिए। उसको समझने के बाद अगर नंबर थ्योरी की बात हम करेंगे तो थोड़ा हमें आसानी रहेगी। और ये पेपर इस तरह का है कि ये आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस पेपर का कंस्ट्रक्शन ही इसी तरह से किया है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस जो आते हैं उन क्वेश्चंस को हम सुविधापूर्वक सरलतापूर्वक सॉल्व कर सकें, ये विधा हम इस पेपर के थ्रू सीखने को मिलेगा। तो हमें जानकारी होनी चाहिए कि भारत का जो लोग थे उन्होंने, हम कई बार कहते हैं कि भारतीयों ने ऐसा किया हुआ है, तो उसको समझना भी चाहिए। तो एक मोटे तौर पर मैं इसको गणित के विभिन्न क्षेत्रों में भारत का योगदान, कुछ तो मैंने यहाँ लिखे हैं, दो और रह गए, त्रिकोणमिति और कैलकुलस। त्रिकोणमिति और कैलकुलस का भी मैं इसके बाद बताऊंगा। तो ये मोटे तौर पर जो गणित का जो पुराना जो फील्ड है उस फील्ड को हम मोटे तौर पर ये 7 तरीके से डिवाइड, 5 ये हैं त्रिकोणमिति और कैलकुलस, 7 विभाग में डिवाइड करके हम इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। कैसे? अंक गणित, भूमिति, बीजगणित, गणितीय तर्कशास्त्र और सामान्य गणित, फिर त्रिकोणमिति और कैलकुलस। तो देखिए अंक गणित में ये इनका जो एक दूसरे चार्ट के थ्रू मैं और कुछ बताऊंगा कि ये कब कब क्या क्या हुआ, वो काल के आधार पर भी मैं इसको डिस्कस करूंगा। तो देखिए भारतीय जो संख्या पद्धति है, अंक गणित है, वो दशमलव प्रणाली हमारे को सबसे पहले, दशमलव सिस्टम जानते हैं, आज भी हम पूरा संसार में से काफी लोग दशमलव सिद्धांत पे ही काम कर रहे हैं। हम संख्याओं को इकाई, दशमलव, सैकड़ा, हजार इस तरह से कहते हैं, तो वो स्थानीय मान के आधार पर वो सारी बात करते हैं। तो दशमलव की प्रणाली के आधार पर प्रथम बार भारतीयों ने ही इस पद्धति, प्राचीन भारत में वेद काल में इस चीज को प्रारंभ किया। फिर ऋण संख्याएं भी ब्रह्मगुप्त ने ऋण संख्याओं का प्रथम बार प्रयोग किया और ऋण संख्याओं के बारे में भी बताया। फिर शून्य, ये भारत का बहुत बड़ी देन है, भारतीय पद्धति, हिंदू अंक प्रणाली में इसको काम में लिया गया। और ये शून्य संसार में सेकंड टाइम जो बताया गया, वो ग्वालियर के किले में एक मंदिर है, उस पर शून्य उकेरा गया सेकंड टाइम। उससे पहले वैदिक काल में रहा है। तो शून्य और अनंत के बारे में कई सारी चर्चा वहां भी है। तो ये शून्य वहां उकेरा गया। द्विक प्रणाली यानी द्विक संख्या प्रणाली, यह भी भारतीय देन है, बाइनरी वाला, स्थानीय मान पर आधारित आधुनिक संख्या निरूपण। जैसे 627 लिखना है, 627 को स्थानीय मान के आधार पर, तो इकाई के मान, इकाई पे 7 है, दाई पे 20 है, सैकड़े पे 600 है, सैकड़े की संख्या 6 है। तो इस तरह से स्थानीय मान पर आधारित आधुनिक संख्या का निरूपण भी हम हमारे को ज्ञात, हमारे भारतीय गणितज्ञों को ज्ञात था। फिर फ्लोटिंग पॉइंट संख्या, ये केरल के पूरा एक संप्रदाय चलता है। केरल में गणित के विषय में बात करने वाला एक पूरा स्कूल था, उसको केरलीय गणित संप्रदाय कहते हैं। उन्होंने फ्लोटिंग पॉइंट संख्या सिद्धांत की बात की। फिर संख्या सिद्धांत भारतीय देन है।
अनंत यजुर्वेद में इसका उल्लेख आता है अनंत का। तो इसके बाद ट्रांसफाइनाइट संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ये भी भारतीयों की देन है। फिर उसके बाद भूमिति में भारतीय ज्ञान बहुत विकसित था और उस विकसित ज्ञान के साथ साथ जो भूमि का मापन है वगैरह है, ये सारा जो करते थे, उसमें भूमिति को काम में लिया। भूमिति वही क्षेत्र है तो उसमें वर्गमूल, बक्साली पांडुलिपि में इसका प्रयोग मिलता है। घनमूल, महावीर जो जैन गणितज्ञ हुए हैं, उन्होंने घनमूल के बारे में बताया। पाइथागोरियन ट्रिक, सूर्य सूत्र और बोधायन और आपस्ताप के उन्होंने सूर्य सूत्र के थ्रू ये सारी चीजें दी थी। पाइथागोरियन जो थ्योरम है उसका एज सच स्टेटमेंट नहीं दिया, पर सूर्य सूत्र में उसको प्रयोग करके बताया कि इस तरह से ये स्क्वायर ऑफ द डायगोनल विल बी इक्वल टू स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। ये सूर्य सूत्र में बताया, जिसको आज की तारीख में पाइथागोरियन ट्रिक कहते हैं, वो वहां बताया हुआ है। पाइथागोरस से बहुत पहले ये सब चीजें जाननी थी। ट्रांसफॉर्मेशंस, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करें तो क्या होगा, तो पाणिनि ने इसके बारे में बताया। पास्कल त्रिकोण के बारे में भी पिंगल ने पहले ही बताया था, पास्कल ट्रायंगल क्या है। उसको बाद में जाके पास्कल के नाम से इस ट्रायंगल को कहा गया, बाकी पिंगल ने इस सारी चीज को बता दिया था। इसी तरह से बीजगणित में द्विघात समीकरण, सूर्य सूत्र में द्विघात समीकरण का प्रयोग हुआ और आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त ने भी इनके बारे में द्विघात समीकरण के बारे में बताया था। त्रिघात और चतुर्घात समीकरण महावीर और भास्कर द्वितीय ने इस त्रिघात और चतुर्घात समीकरण के बारे में बताया था। गणितीय तर्कशास्त्र में मेनली जो भारतीय ज्ञान था वो फॉर्मल ग्रामर्स था, तर्कशास्त्र लॉजिक के बारे में, फॉर्मल लैंग्वेज थ्योरी थी, द पाणिनि बैकअप फॉर्म था और रेक्रेशन था। ये सब चीजें भी तर्कशास्त्र में, गणितीय तर्कशास्त्र में ये सब चीजें भी बताई गई। फिर सामान्य गणित, जैसे आज जिसको फिबोनाची नंबर्स कहते हैं, वो एक्चुअल में पिंगल के साहित्य में, पिंगल के उसमें मिलता है। पिंगल का पूरा लिटरेचर देखें, आपको नेट पर सर्च करेंगे तो पिंगल का सारा मिल जाएगा। तो पिंगल के बारे में पिंगल ने इस फिबोनाची नंबर्स के बारे में पहली बार बताया। मार्स कोड का प्राचीनतम रूप भी पिंगल ने बताया था। मार्स कोड, जैसे हम आज तो टेलीफोन एक्सचेंज वगैरह सारे इस बाइनरी सिस्टम पे, कंप्यूटराइज सिस्टम पे चलते हुए हो गए। पहले ये जो टेलीफोन और टेलीग्राम वगैरह जो होते थे वो मार्स कोड के आधार पर होते थे, वो पिंगल ने सबसे पहले दिया था। इसी तरह से लघुगणक और घातांक जैन गणित में कहीं मिलते हैं। फिर कलन विधि, एल्गोरिथम आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त के उस लिटरेचर में मिलते हैं। ये ब्रह्मगुप्त बेसिकली राजस्थान से रिलेटेड है, जालोर में भीलवाड़ा से है, वहाँ के मूलतः वहाँ के थे। उसके बाद वो उत्तर प्रदेश और वहाँ उधर चले गए और अपना साहित्य जो गणित के संबंध में जो भी अपनी विशेषता थी वो सारी चीजें उन्होंने ब्रह्मगुप्त ने बताई थी। इसी तरह से दो और है, त्रिकोणमिति और कैलकुलस। त्रिकोणमिति फलन सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्ट ने त्रिकोणमिति फलन जो दिए, जैसे त्रिकोणमिति फलन साइन कॉस और ये सूर्य सिद्धांत में मिलते हैं और आर्यभट्ट ने इसके बारे में डिस्कस किया था सबसे पहले। त्रिकोणमितीय श्रेणियाँ, ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज जो दी है वो केरलीय गणित संप्रदाय, जैसा कि मैंने बताया था कि केरला में पूरा का पूरा स्कूल जो चलता था उसको केरलीय गणित संप्रदाय कहते हैं। उन्होंने सबसे पहले त्रिकोणमितीय श्रेणी के बारे में डिस्कस किया हुआ। फिर कैलकुलस में ज्या सारणी आर्यभट्ट और ज्या सारणी माधव और आर्यभट्ट दोनों ने ज्या सारणी के बारे में, ज्या का मतलब साइन से है, तो इन दोनों ने, आर्यभट्ट और माधव ने, दोनों ने दी। तो यानी मोटे तौर पर मैंने एक छोटा सा एक लुक बताया कि भारतीयों का योगदान प्राचीन काल में
आधुनिक तक तो हम रामानुजन तक और उसके बाद भी आएंगे, शकुंतला तक भी जाएंगे तो और भी है। पर ये प्राचीन भारत में जो लोग थे उन्होंने गणित का बहुत विकसित क्षेत्र था भारत गणित के रूप में काफ़ी काम किया हुआ है। उस सारे काम को हम इस मोटे तौर पर डिवाइड करके इस तरह से देख सकते हैं। फिर क्योंकि हमारा उद्देश्य तो नंबर थ्योरी पढ़ना है, नंबर थ्योरी का डेवलपमेंट भी एक विशेष प्रकार से हुआ। उस विशेष प्रकार में जैसे पुराने ज़माने में भेड़े गिनने का काम होता था, वो भेड़े कम ज़्यादा जो भी प्लस माइनस होता था, तो जितनी भेड़ बाड़े से बाहर निकलती थी उन भेड़ों के पत्थर, एक भेड़ बाहर निकली एक पत्थर रख लिया, दूसरी भेड़ बाहर निकली दूसरा पत्थर रख लिया, इस तरह से पत्थर इकट्ठे हो जाते थे और भेड़ बाहर जंगल में चढ़ने के लिए चले जाती थी। वापस शाम को जब वो भेड़ें आती थी तो पत्थर बाहर फेंके जाते थे। अगर कुछ पत्थर बच जाते इसका मतलब इतनी भेड़ें कम हुई है। तो ये ज्ञान वहाँ से स्टार्ट करके उसको पहले विभिन्न सभ्यताओं में इन संख्याओं को रेखाओं या अलग अलग सिंबल से निरूपित किया जाता रहा। फिर धीरे धीरे ऋण संख्या, धन संख्या, इन सब का डेवलपमेंट भी हो गया। फिर बेबीलोन, भारत में तो दशमलव प्रणाली चलती थी, बेबीलोन में उस समय 60 के आधारित प्रणाली चलती थी। भारतीय गणित के कालखंड को मेनली 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मेनली 5 पार्ट। वो 5 पार्ट किस तरह से है देखिए। आदिकाल, जैसे ये आदिकाल कहूं, आदिकाल, ये इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं, ये तो वैदिक काल हो गया, वैदिक काल, और फिर उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, यानी ये वैदिक काल हो गया, उसमें वैदिक काल हो गया और फिर उत्तर वैदिक काल हो गया। तो ये 1000 ईस्वी पूर्व तक तो वैदिक काल, और 500 ईस्वी पूर्व तक, ये 500 ईस्वी पूर्व तक उत्तर वैदिक काल मान लें। इसमें हुआ क्या, इस वैदिक काल में शून्य और दशमलव की खोज, शून्य व दशमलव की खोज तो किस कालखंड में मानी जाती है? शून्य तथा दशमलव की खोज, दशमलव, ये इस कालखंड की विशेष चीजें थी। फिर उसके बाद में इस उत्तर वैदिक काल में बौद्धायन सूत्र, जिसको शुल्क सूत्र, बौद्धायन प्रमेय या बौद्धायन शुल्क सूत्र इस कालखंड में माने जाते हैं। यानी 500 ईसा पूर्व, 1000 से 500 ईसा पूर्व के बीच की, 1000 ईसा पूर्व, यानी अपनी जो काल गणना है उस काल गणना में भी 500 ईसा पूर्व और 1000 ईसा पूर्व के बीच में बौद्धायन के शुल्क सूत्र वगैरह हमारे सामने आ गए थे, और उसी के आधार पर हमारे जो पाइथागोरियन थ्योरम थी उसको आज की तारीख में पाइथागोरियन कहते हैं। बाकी वो बेसिकली बौद्धायन और अपस्ताव के शुल्क सूत्र के थ्रू वो आती है। फिर पूर्व मध्यकाल, इसको पूर्व मध्यकाल को के अंदर ये साइन और कोसाइन वाली बात इस कालखंड में आती है। साइन एंड कोसाइन, पूर्व मध्यकाल, फिर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, और उत्तर मध्यकाल।
पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, इस पूर्व और यहाँ तक इसको मोटे मोटे तौर पे थोड़ा सा डिवाइड करें तो ये 1200 ईस्वी तक चलता है। यानी 500 ईस्वी पूर्व से जीरो, ये पूर्व मध्यकाल, ये जीरो मान लें, और जीरो के बाद मध्यकाल, ये 1200 ईस्वी तक मध्यकाल चलता है, यूं मान लें। तो हमारे पास इसमें जो स्वर्ण काल, इसको गणित के लिए, भारतीय गणित के लिए स्वर्ण काल कहते हैं। इसी कालखंड में आर्यभट्ट, महावीराचार्य एंड श्रीधराचार्य शायद बाइनरी इक्वेशन को सॉल्व करने में श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला हम काम में लेते हैं। तो ये मध्यकाल की देन है। आर्यभट्ट, महावीराचार्य और श्रीधराचार्य इसी कालखंड में हुए। उत्तर मध्यकाल में नीलकंठ ने साइन आर का मान, उत्तर मध्यकाल में नीलकंठ ने साइन आर का मान सबसे पहले दिया, ज्ञात किया, जिसे ग्रेगरी सीरीज भी कहते हैं। आज की तारीख में उसको ग्रेगरी सीरीज कहते हैं। फिर उसके बाद में 1800 ईस्वी पूर्व तक इसको मान लें, 1800 ईस्वी तक इसको मान लें, और इसके बाद में आधुनिक काल हो गया। आधुनिक काल में रामानुजन, शकुंतला और भी अन्य कई सारे गणितज्ञ जो 1800 ईस्वी के बाद वाले हैं, वो सारे इस कालखंड में आ जाते हैं। तो मोटे तौर पर हम ये देखें, और सिंधु घाटी सभ्यता 3300 साल से 1300 ईस्वी पूर्व, 3300 से 1300 ईस्वी पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता, जो अपने आप में काफी विकसित सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है। यानी ये देखिए 3300 से 1300, यानी इससे भी पहले, इससे पहले जो मानी है वो सिंधु घाटी सभ्यता। फिर 6000 से 4500 ईस्वी पूर्व वैदिक काल, 6000 से 4500 ईस्वी, यानी इसी कालखंड में 6000 से 4500 ईस्वी पूर्व को वैदिक काल, यानी वैदिक काल यहाँ से इससे पीछे चले जाएं तो 6000 से 45, इसी में ऋग्वेद की ऋचाएं पर आधारित गाथों, 10 की आधारित विविध संख्याएं, स्थानीय मान, और जो मैंने बताया था उसके बाद गाथों की संख्या, अलग अलग संख्या की ज्ञान जो था, वो सारा इस वैदिक काल में, हम इस वैदिक काल में ले सकते हैं। तो ये मोटे तौर पर गणित में भारतीय ऋषि मुनियों द्वारा दिए गए ज्ञान का एक छोटा सा ब्रीफ मैंने दिया है। अब संख्या पद्धति पढ़ने से पहले, संख्या सिद्धांत, हमारा जो यूनिट है वो संख्या सिद्धांत है, उससे पहले हम नंबर सिस्टम को, हमारे को जो नंबर सिस्टम, नंबर थ्योरी जो हमें पढ़नी है, उससे पहले हम नंबर्स के बारे में, नेचुरल नंबर्स के रिप्रेजेंटेशन, यानी किस तरह से ये सारी चीज़ें होती है, उसको एक बार अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करेंगे तो हमारा काम ठीक रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसी पे फोकस करूंगा और उसके बाद नंबर थ्योरी का प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।